Welcome to Aradhya classes. I am Harneet Kaur and today we will be learning about class 12 Gujarat textbook economics chapter number 1. We have already made one video lecture on that particular topic. उसमें हमने डायग्राम्स एंड ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था कि डायग्राम्स क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है, डिफरेंस क्या होते हैं. तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं. डायग्राम्स में हमने देखा था कि दोनों ही चीजें जो है वो डेटा होता है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, सो दैट एन इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, बस हमने एक मेजर डिफरेंस क्या पढ़ा था कि जो डायग्राम होता है उसमें हमें टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि जो एक ग्राफ होता है उसमें हमें स्टैटिस्टिकल और टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो हम आगे हमने फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ा था और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ा था एंड देखा था कि जो ग्राफ होता है उसकी मदद से हम सिर्फ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि हम जो डायग्राम और डिस्क्रीट का कॉम्बिनेशन चलता है, ग्राफ हम दोनों से कर सकते हैं, बट मेजरली वी डू विद द कॉन्टिन्यूअस सीरीज. सो नेक्स्ट टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ, कि ग्राफ्स एंड डायग्राम्स का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में एंड हमारी डे टू डे लाइफ में. हम जब भी बचपन में भी कोई भी क्लास में थे, जब हम डायग्राम्स बनाते थे, जब हम ग्राफ्स बनाते थे, तब हम वो क्यों बनाते थे कि जो टॉपिक हमें दिया हुआ है वो हमें इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये वही चीजें अब वापस दोहराएंगे, अब वापस हम वो चीजें इन डीप और इन थियोरिटिकल नॉलेज में हम सब पढ़ेंगे. सो पहला पॉइंट अपने आप में कहता है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेड इजियर, कि जो इकोनॉमिक्स की स्टडी वो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं, बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं, बहुत ही डीप डेटा होता है जो कि शायद हर किसी को समझ में ना आए. तो उसके लिए हम डायग्राम्स एंड ग्राफ्स बनाते हैं सो दैट एक पर्सन इजीली समझ जाए. अभी जितना भी कोविड केसेस का चल रहा है कि रोज के कितने केसेस आ रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आती है उसकी, अगर आप आरोग्य सेतु पे देखो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब डायग्राम्स एंड ग्राफ्स में वो इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट डेटा वाले, सो दैट कि हर एक इंसान को वो चीज समझ में आ जाए एकदम देखते से ही. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज लेस कंफ्यूजिंग. अगर एक 10 लाइन का आपके पास डेटा गिवन है तो उसको आप पढ़ोगे, फिर एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को आप इंटरप्रेट करने बैठोगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट. बट अगर हम सिर्फ एक ग्राफ और एक डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हमें इतना वक्त नहीं लगता है एंड वो बहुत कम समय में और बहुत कम कंफ्यूजन में दूर हो जाता है. तो अल्टीमेटली मैंने एक में से 2 पॉइंट निकाले, लेस कंफ्यूजिंग एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, सो एंड एक चीज मैं बीच में बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप गुजरात बोर्ड की आंसर्स लिखने बैठिए बोर्ड एग्जाम्स में भी, तब आपको ये आना चाहिए कि आप एक पॉइंट में से 2 या 3 पॉइंट कैसे निकालोगे. आप अपनी बुक में भी देखोगे एक पॉइंट को 2 या 3 अलग अलग तरीके से बोला गया, मतलब कान ऐसे पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना आपको कान ही है, पर उसको अलग अलग लैंग्वेज में प्रेजेंट करो सो दैट कि आपके आंसर की लेंथ भी अच्छी हो जाए, आपको डिजायरेबल मार्क्स भी मिल जाए. तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेड इजियर. सेकेंड पॉइंट इज लेस कंफ्यूजिंग, कि ग्राफ और डायग्राम बहुत लेस कंफ्यूजिंग होता है, इजीली समझ में आ जाते हैं. मेनी इयर्स इन वन डायग्राम, मतलब हम बहुत सारे सालों को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हम आगे आपकी बुक में देखेंगे कि ऑन बेसिकली हम बचपन से भी देखते आ रहे हैं कि 5-6 साल, मतलब 1991 से 1992. अल्टीमेटली दिस पॉइंट इज स्पेसिफिकली फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कि 1991 से 1992 तक का डेटा, 92 से 93 तक का, 3 से 4 तक का. सो इट मीन्स कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को भी हम ग्राफ में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चेंजेस इन इकोनॉमिक्स अंडरस्टूड इजीली. अगेन आप देख सकते हो कि 4th पॉइंट एंड 1st पॉइंट का मतलब इजी है. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेड इजियर एंड जितने भी चेंजेस हो रहे इकोनॉमिक्स में, कि कोरोना वायरस में 2020 में केसेस इतने थे, 2021 में केसेस इतने हैं, तो वो जो चेंज आ रहा है पैरामीटर्स में और फाइनल रिजल्ट में वो हम देख सकते हैं. ठीक है, देन कंपैरिजन इजी, बहुत इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं कि 2020 में केसेस इतने थे, फरवरी में, मार्च में इतने हुए, देन उसी को अगर हम ईयर से कंपेयर करें तो 2021 में इतने हुए. तो बहुत इजी हो जाता है एक डायग्राम और एक ग्राफ से कंपेयर करना. स्पेशली जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है.
है ना। तो फिफ्थ पॉइंट इज कंपैरिजन इज मेड इजियर। सिक्स्थ इज डिफिकल्ट पैरामीटर्स प्रेजेंटेशन, मतलब कि जितने भी डिफिकल्ट पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक आम जनता को यूजुअली समझ में ना आ सके, तो उसको बहुत इजीली हम प्रेजेंट कर सकते हैं। देन एक्सपैंड, और ये एग्जाम्पल्स, सेवेंथ पॉइंट इज और एग्जाम्पल्स कि एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, जितनी भी चीजें हमने 11th में पढ़ी है वो सब चीजों को हम एज अ ग्राफ या फिर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है, हम 11th में डिमांड चैप्टर पढ़ चुके हैं, सप्लाई चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम सारे कर्व्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। तो उससे हमें क्या होता है कि जो स्केड्यूल दिया होता है, अगर मैं स्केड्यूल को ध्यान ना भी दूं, स्केड्यूल को मैं ना भी पढ़ूं, तो भी मुझे समझ में आ जाता है कि एक डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। नेक्स्ट टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक इज एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड while drawing. Aspects to be considered while drawing. Now what do you mean by the word aspects? Aspects मतलब किन चीजों को आपको दिमाग में रखना है एक डायग्राम या एक ग्राफ बनाते समय। तो aspects to be considered while drawing a graph or a diagram, मतलब हमें क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना है एक डायग्राम या एक ग्राफ बनाते समय। तो बेसिक से चीज जो हमें दिमाग में रखना है, सबसे पहली चीज आती है वो चॉइस। चॉइस मतलब कि अगर आपके पास एक डेटा गिवन है, उस डेटा को आप बार ग्राफ, पाईग्राम, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, आप सब में उसको बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट एज एन इकोनॉमिस्ट और एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर चॉइस कि आप कौन सी तरह का आप डायग्राम बनाना चाह रहे हो, कौन सी तरह का आप ग्राफ बनाना चाह रहे हो, सो दैट आपकी बात सामने वाले को एकदम बहुत इजीली एंड क्विकली समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेन चीज होती है चॉइस। दूसरी होती है क्लैरिटी। क्या? क्लैरिटी कि आप जो भी बना रहे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से बनना चाहिए, नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, सो दैट सामने वाले को टाइम ना लगे एंड वो इम्प्रेस हो जाए आपके, तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपका वो ना पकड़े। ठीक है, ये जनरली हमें ये सारे हम चीज अगर हम देखो तो हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम आती है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये सारी चीजों का आपकी डे टू डे लाइफ है, इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, एंड मेजरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन करते हो, पीपीटीज बनाते हो, तो उसमें आपको चॉइस भी होना चाहिए कि आप किस तरह का डायग्राम बना रहे हो, आपको क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स को बहुत इजीली समझा सको। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है स्केल्स एंड मेजर्स। स्केल्स एंड मेजर्स, अभी हम बचपन से जब हम बार ग्राफ बनाते आ रहे हैं तब हम ऊपर लिखते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्मॉल बॉक्सेस या 10 स्क्वायर बॉक्सेस, तो उसका मतलब होता है स्केल, जो कि हर एक, जो कि आपका जो पूरा बार ग्राफ या जो भी आप ग्राफ बना रहे हो उसमें इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक रेक्टेंगुलर ग्राफ में स्केल अलग ली है, दूसरे में अलग ली, नहीं, इट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट योर बार ग्राफ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज एक्सिस। एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, राइट। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्यों जरूरी होती है? सो दैट हमें पता चले कि कौन सा वेरिएबल कौन से एक्सिस पे लग रहा है। एंड हम सबको पता है कि ये वाली y होती है, ये वाली x होती है, ये 0 होती है, राइट। इस तरफ भी x बार, इस तरफ x बार x डैश होती है, इस तरफ y डैश होती है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए होती है। सो हम जब भी कोई भी ग्राफ बनाते हैं तब हमें एक्सिस को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। अल्टीमेटली इन सब चीजों के मार्क्स मिलते भी हैं और कटते भी है। नेक्स्ट इज डेटा टेबल। डेटा टेबल और सोर्स, आप अपनी ही कोई भी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, कोई भी, तो आप अगर कोई भी फिगर देखोगे या कोई भी पिक्चर देखोगे तो उसके नीचे लिखा होता है छोटे छोटे अक्षरों में सोर्स। सोर्स यानी कि ये जितना भी डेटा है, ये जितनी भी पिक्चर्स दी गई है, जितना भी मैप है, जो भी जगह है, वो कहाँ से आया है, वो सारा उसका डेटा टेबल या सोर्स दिया होता है, सो दैट एक जो जिसको भी जो भी टेबल पढ़ रहा है उसको क्लियर कट समझ में आ जाए कि ये चीज कहाँ से उठाई गई है, सो दैट फॉर अ रेफरेंस पर्पस वो उस चीज को रेफर कर सकता है। सो दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस ऑफ अ पर्सन हु इज रीडिंग दिस। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग।
मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। अब ये जनरली अगर आप मतलब फॉर बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं यूज करूँ तो ये अकाउंट्स में, ठीक है, या इन मैथ्स में भी हम देख सकते हैं कि हम ऊपर लिखते हैं कि हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, उस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, मेथड्स में काम आती है। सो फॉर अ क्विक रिविजन मैं अगेन बता रही हूँ, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग, इसमें से भी 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन बैठता है। तो पहला होता है चॉइस, कि हमें चूज करना होता है कि कौन से तरह का कौन से तरह का ग्राफ या फिर डायग्राम हमें बनाना है। क्लैरिटी, उसको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से हमें प्रेजेंट करना होता है। स्केल्स एंड मेजर्स, हमें टॉप मोस्ट स्केल मेंशन करनी होती है जो कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारे हर रेक्टेंगुलर ग्राफ के लिए। देन एक्सेस मेंशन होनी चाहिए, एक्स एक्सेस पे क्या चीज मेंशन है, हम यहाँ पे लिखते भी है कि यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे सेल्स है ना, तो वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। डेटा टेबल या सोर्स, कि जितना भी डेटा है, ये जितना भी स्केड्यूल हमने बनाया है वो कहाँ से हमने लिया गया फॉर द रेफरेंस पर्पस। एंड लास्ट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, कि ये पूरा ग्राफ बनाने के लिए, पूरी चीज बनाने के लिए हमने कौन सा मेथड चूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक इज टाइप ऑफ